सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं तू, हाथ तेरा मिले से। जीपीएससी का सफर है सफर। मेहनत से इतिहास न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़ ना हार मजा। पूर्ण कानून है, खासकर झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के लिए। हाँ, और हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी हैं, SPT 1949 PDF। तो आज हमारा मकसद है इस अहम भूमि कानून के मतलब जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझना। बिल्कुल, जैसे कि ये क्यों बना, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, और संथाल परगना क्षेत्र जिसमें दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज जैसे जिले आते हैं, वहाँ गांव की व्यवस्था कैसी है, रैयतों के अधिकार क्या हैं, और सबसे अहम जो जमीन के ट्रांसफर पर पाबंदियां हैं वो क्यों और कैसी हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये एक्ट 1949 में लागू हुआ, पर कहानी तो काफी पहले शुरू हो गई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। दरअसल इसकी जड़ें तो 1872 के रेगुलेशन 3 और शायद उससे भी पहले जाती हैं। एक पुराना अदालती फैसला भी है 1985 का, जिसमें बताया गया है कि संथाल परगना कैसे मतलब काफी पिछड़ा इलाका था, घने जंगल, आदिवासी आबादी। और वहाँ की मुख्य चिंता क्या थी, मतलब ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुख्य चिंता थी संथाल आदिवासियों की जमीन को बचाना। उस जमाने में वो बाहरी लोग, साहूकार, जमींदार, वो लोग भोले भाले आदिवासियों की जमीनें हड़प लेते थे, कभी कर्ज के बहाने, कभी बिक्री या पट्टे के नाम पर। अच्छा, तो शोषण रोकने के लिए? हाँ, बिल्कुल। इसी शोषण को रोकने और आदिवासियों को उनकी जमीन पर सुरक्षित रखने के लिए नियम कायदे बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसमें JF गैंटसर और सर ह्यू मैकफर्सन जैसे अंग्रेज अफसरों की सेटलमेंट रिपोर्ट्स का बड़ा हाथ था। तो एक तरह से ये जमीन हड़पने के खिलाफ एक सुरक्षा कवच जैसा था। सही कहा। और इसी से जुड़ा है गांव की संरचना का मुद्दा। एक्ट गांव को 2 हिस्सों में बांटता है, खास और गैर खास। हाँ, ये खास और गैर खास क्या है? देखिए, खास गांव वो हैं जो कह सकते हैं सीधे सरकार के नियंत्रण में हैं, जिनका सर्वे हो चुका है, रिकॉर्ड बन गया है, और जहां शुरू में कोई पारंपरिक मुखिया मतलब ग्राम प्रधान या मूल रैयत नहीं था। और गैर खास? गैर खास गांव वो हैं जहां पारंपरिक व्यवस्था चलती है, मतलब वहां या तो प्रधानी व्यवस्था होगी या मूल रैयती व्यवस्था। कोई स्थानीय मुखिया या गांव बसाने वाले परिवार का वंशज होगा। अच्छा, तो क्या ये स्थिति बदल सकती है, मतलब एक खास गांव गैर खास बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर किसी खास गांव में डिप्टी कमिश्नर मतलब DC नियमों के तहत एक प्रधान नियुक्त कर दें तो वो गांव गैर खास बन जाता है। और उल्टा भी हो सकता है? हाँ, अगर किसी गैर खास गांव में प्रधान का कोई वारिस ना हो, या मान लीजिए उसे किसी गड़बड़ी के लिए हटा दिया जाए, तो DC उसे वापस खास गांव घोषित कर सकते हैं। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है इसमें। समझ गए। तो गांव की ये व्यवस्था हो गई। इसमें ग्राम प्रधान की भूमिका बहुत अहम लग रही है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? खास गांव में प्रधान की नियुक्ति DC करते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त ये है कि गांव के कम से कम 2/3 जमाबंदी रैयतों की सहमति चाहिए। जमाबंदी रैयत मतलब वो किसान जिनका नाम गांव के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है। हाँ, ये 2/3 वाली सहमति जरूरी है। बहुत जरूरी। इससे प्रधान को एक तरह की वैधता मिलती है। इसके लिए जमींदार या कोई रैयत आवेदन कर सकता है। और गैर खास गांव में? गैर खास गांवों में ये पद ज्यादातर वंशानुगत होता है, मतलब बाप के बाद बेटा, इस तरह से। पूरी प्रक्रिया संथाल परगना टेनेंसी रूल्स 1950 में दी गई है। अच्छा, और अगर प्रधान की मृत्यु हो जाए तब? तो ये जमींदार की ड्यूटी है कि वो 3 महीने के अंदर DC को खबर दे, ताकि नए प्रधान की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सके। जाहिर है प्रधान होने के साथ कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल। अधिकार ये हैं कि उन्हें अपने पद के साथ मिली जमीन, जिसे ऑफिशियल होल्डिंग कहते हैं, उसका इस्तेमाल करने का हक है। वो रैयतों से लगान वसूलते हैं, जिस पर उन्हें कमीशन मिलता है। अच्छा, कमीशन भी मिलता है? जी, और अगर समय पर लगान जमा करें तो कुछ छूट भी मिलती है। और जिम्मेदारियां, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य कई हैं। सबसे मुख्य तो लगान वसूलना और उसे सरकारी खजाने में जमा करना। फिर गांव में छोटे मोटे पुलिस वाले काम देखना, जैसे शांति बनाए रखना, गांव के तालाब, बांध वगैरह की मरम्मत में मदद करना, सरकारी आदेशों को लागू करवाना, रैयतों के अधिकारों की रक्षा करना,
ये सब उनकी जिम्मेदारियां हैं। नियम 4 में ये सब लिखा है। और एक जरूरी बात, प्रधान का पद बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये धारा 9 कहती है। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? क्या कोई भी बन सकता है? नहीं, कुछ शर्तें हैं, जैसे उसे उसी गांव का निवासी होना चाहिए, गांव की जो रीतियां हैं उनका पालन करना होता है, ठीक। और पद को भाइयों में बांटा नहीं जा सकता। और जैसा मैंने कहा, ये पद वंशानुगत है, तो सबसे पहले योग्य वारिस को देखा जाता है। वारिस में सिर्फ पुरुष या महिला भी हो सकती हैं? दिलचस्प सवाल है। एक पुराना केस है, ठाकुर हेम्ब्रोम बनाम बिहार राज्य। हाँ। उसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई योग्य पुरुष वारिस न हो तो महिला उत्तराधिकारी के नाम पर भी विचार हो सकता है। अच्छा, ये तो प्रोग्रेसिव बात है। आपने अदालती मामलों का जिक्र किया, लगता है इन नियमों को लेकर विवाद भी खूब होते हैं। अरे, जमीन के मामले हैं, विवाद तो होंगे ही। कई अदालती फैसले हैं जो इन नियमों की व्याख्या करते हैं, जैसे श्रीमती देवी माई मुर्मू बनाम झारखंड राज्य का केस था 2009 का। हाँ। उसमें कोर्ट ने साफ किया कि ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ना, धारा 5 वाली, वो सिर्फ खास गांव के लिए है। गैर खास में तो वंश वाला नियम चलेगा। अच्छा। एक और केस था बाबूलाल मंडल बनाम झारखंड राज्य 2008। उसमें उत्तराधिकार को लेकर ही झगड़ा था। तो ये केस दिखाते हैं कि कानून को जमीन पर लागू करना कितना पेचीदा हो सकता है। क्या प्रधान को हटाया भी जा सकता है अगर वो ठीक से काम न करे तो? हाँ, बिल्कुल। अगर मान लीजिए वो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाएं, या कोई गंभीर गड़बड़ करे, धोखाधड़ी, हिंसा वगैरह, या गांव की साझी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, जानबूझकर लगान जमा ना करें, या अपनी मांझी या मुस्तजीर वाली हैसियत का गलत फायदा उठाएं, ऐसे में डीसी जांच करके उसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई प्रधान की बात, लेकिन आपने एक और शब्द का जिक्र किया था, मूल रैयत। एक्ट में इसकी परिभाषा नहीं है, ये कौन लोग हैं? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि एक्ट इन्हें डिफाइन नहीं करता, लेकिन पुराने दस्तावेजों से, जैसे रांची गजेटियर या मैकफर्सन की रिपोर्ट, पता चलता है कि ये गांव के मूल संस्थापक या उनके वंशज होते हैं। गांव बसाने वाले? हाँ, मैकफर्सन ने तो करीब 540 ऐसे मूल रैयती गांव बताए थे। इनका दर्जा पाने के लिए 2 बातें साबित करनी होती थी। एक तो वो संस्थापक के वंशज हों, और दूसरा, उन्होंने कभी जमीन ट्रांसफर करने का अपना अधिकार इस्तेमाल किया हो। तो क्या इनके अधिकार आम रैयत या प्रधान से अलग होते हैं? हाँ, कुछ खास वंशानुगत अधिकार होते हैं इनके। सबसे बड़ा अधिकार ये है कि ये डीसी की मंजूरी से अपनी पूरी मूल रैयती जमीन या उसका हिस्सा बेच या ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, ये अधिकार तो आम रैयत को नहीं है? बिल्कुल नहीं, यही इनका खास अधिकार है। उत्तराधिकार में आमतौर पर नजदीकी पुरुष वारिस को प्राथमिकता मिलती है, पर डीसी महिला वारिस को भी इजाजत दे सकते हैं। और अगर कोई वारिस ना हो तो गांव का भविष्य डीसी तय करते हैं। या तो नया प्रधान नियुक्त करेंगे या गांव को खास बना देंगे। कुछ मामलों में, खासकर रैयती जमीन को बनाए रखने के संदर्भ में, मूल रैयत और ग्राम प्रधान शब्द एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। समझ गई। चलिए अब आम रैयत यानी रैयत पर आते हैं। कानून की नजर में रैयत कौन है? एक्ट की धारा 4XIB के हिसाब से रैयत वो व्यक्ति है जिसने खेती करने के लिए जमीन धारण करने का अधिकार पाया है, चाहे वो खुद खेती करे या परिवार से करवाए या मजदूर रखकर। जमींदार इसमें नहीं आते। ठीक है, और एक्ट इन्हें कितने तरह का बताता है? धारा 12 में 3 तरह के रैयत बताए गए हैं। अच्छा। एक निवासी जमाबंदी रैयत, अच्छा, जो गांव में ही रहते हैं और जिनका नाम रिकॉर्ड में है। जी। 2 गैर निवासी जमाबंदी रैयत, जो रहते बाहर हैं पर गांव में जमीन है और रिकॉर्ड में नाम है। 3 नए रैयत, जिन्हें हाल ही में जमीन मिली है। और इन रैयतों को क्या अधिकार और सुरक्षाएं दी गई हैं एक्ट में? धारा 13 से 19 तक इनके कई सामान्य अधिकार हैं। सबसे अहम तो है जमीन इस्तेमाल करने का अधिकार, मतलब खेती करना, उस पर रहना। बेदखली से सुरक्षा? हाँ, बहुत जरूरी। उन्हें आसानी से बेदखल नहीं किया जा सकता। इसके लिए डीसी का बाकायदा आदेश चाहिए। वो अपनी जरूरत के लिए अपनी जमीन पर कच्ची ईंटें या खपरेल बना सकते हैं, छोटे बांध या तालाब बना सकते हैं। अपनी उपज और पेड़? हाँ, अपनी उपज और जमीन पर लगे पेड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। और अगर लगान कई लोगों में बटा है तो उसके विभाजन का भी अधिकार है। ये सब उन्हें जमीन पर स्थिरता देता है। कुछ और खास अधिकार भी हैं क्या? हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे गांव की सार्वजनिक चराई भूमि पर मवेशी चराने का हक, कुछ शर्तों के साथ अपनी जमीन के अलावा तालाब खोदने का अधिकार, और गांव के खास तालाब में मछली पकड़ने का अधिकार, पर इससे दूसरों के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। ठीक है,
अब आते हैं उस प्रावधान पर जो शायद इस एक्ट का सबसे ज्यादा चर्चित और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है, जमीन के ट्रांसफर पर रोक। धारा 20 ये क्या कहती है, इतनी सख्त क्यों है ये? बिल्कुल सही कहा आपने। धारा 20 इस कानून की रीढ़ है। ये साफ कहती है कि किसी रैयत का अपनी जमीन पर जो अधिकार है वो अहस्तांतरणीय है, नॉन ट्रांसफरेबल। मतलब वो अपनी रैयती जमीन न तो बेच सकता है, न दान दे सकता है, न बंधक रख सकता है, न पट्टे पर दे सकता है, किसी भी तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकता। किसी भी तरह से नहीं? हाँ, जब तक कि उसके अधिकार अभेव यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ऐसा करने की खास इजाजत ना दी गई हो। ये एक तरह से पूरा प्रतिबंध है। और इसका मकसद वही पुराना वाला, रैयतों की, खासकर आदिवासी रैयतों की जमीन को बाहरी लोगों के हाथों में जाने से रोकना, वो जो ऐतिहासिक शोषण था उसे रोकना। ये तो वाकई बहुत ही कड़ा नियम है। क्या इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है? मान लीजिए किसी रैयत को सच में जरूरत पड़ जाए तो? हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई रास्ता नहीं है। कानून ने कुछ सीमित अपवाद दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई रैयत बीमार है या गांव से बाहर गया हुआ है या कोई विधवा है या नाबालिग है, तो वो एसडीओ या प्रधान को बताकर अस्थायी तौर पर, मतलब मैक्सिमम 10 साल के लिए अपनी जमीन किसी और को खेती के लिए दे सकता है। इसे लीज नहीं कहेंगे, बस अस्थायी व्यवस्था है। अच्छा, और एक संथाल रैयत डीसी की इजाजत से अपनी बहन या बेटी को जमीन गिफ्ट कर सकता है। आदिवासी रैयत अपनी विधवा मां या पत्नी को गुजारे के लिए आधी जमीन तक दे सकता है। और गैर आदिवासी रैयत के लिए? गैर आदिवासी रैयत अपनी जमीन को भुगत बंधक पर दे सकता है। यह खास तरह का बंधक है। भुगत बंधक ये क्या होता है? इसमें जमीन कर्ज के बदले एक तय समय, ज्यादा से ज्यादा 6 साल के लिए इस्तेमाल के लिए दी जाती है। कर्ज की रकम उस जमीन के इस्तेमाल से चुकती है। इसमें मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता। समझ गए। और जमीन की अदला बदली? हाँ, एक्सचेंज भी हो सकता है, पर शर्तें हैं। दोनों पार्टी जमाबंदी रैयत हों, जमीनें आसपास हों या एक ही गांव में हों, और कीमत बराबर हो। ये सब डीसी की निगरानी में होता है ताकि ये बिक्री का कोई छुपा हुआ तरीका ना बन जाए। आदिवासी रैयत की जमीन के ट्रांसफर के लिए क्या कोई और खास शर्त भी है? हाँ, धारा 20(2) इस मामले में और भी सख्त है। आदिवासी रैयत की जमीन सिर्फ उसी इलाके के किसी दूसरे वास्तविक खेती करने वाले आदिवासी रैयत को ही ट्रांसफर हो सकती है, और उसके लिए भी डीसी की पहले से अनुमति जरूरी है। यानी मकसद साफ है, आदिवासी जमीन आदिवासियों के पास ही रहनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और अगर इन सब नियमों को ताक पर रखकर कोई ट्रांसफर हो जाए गैर कानूनी तरीके से, तो क्या वो जमीन वापस मिल सकती है? हाँ, इसका भी प्रावधान है। अगर डीसी को पता चलता है कि जमीन गलत तरीके से ट्रांसफर हुई है, तो वो उस ट्रांसफर को रद्द कर सकते हैं और जमीन मूल रैयत या उसके वारिस को वापस दिला सकते हैं। वापस, चाहे कितना भी समय बीत गया हो? इसमें एक समय सीमा है। अगर ट्रांसफर हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं और उस जमीन पर कोई पक्का मकान वगैरह बन गया है, तो कब्जा करने वाले को मुआवजा देने का आदेश दिया जा सकता है, जमीन वापस लेने के बजाय। लेकिन अवैध ट्रांसफर रद्द हो सकता है। कई अदालती फैसले हैं इस पर, जैसे बंशीधर पाल बनाम बिहार राज्य या गोदो महतो बनाम बिहार राज्य, जिनमें कोर्ट ने बार बार कहा है कि गैर कानूनी ट्रांसफर मान्य नहीं है, चाहे धोखाधड़ी से ही क्यों ना हुआ हो। ये एक अहम सुरक्षा है। सपने हैं लहरें, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर।